बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक जो है वो कैश बुक का है। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम कर चुके थे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में की थी। अब जस्ट हम एंट्रीज को मैच करेंगे इस सेशन में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। तो प्रॉपर मेथड ये होता है कि सवाल करने के सबसे पहले आप जर्नल एंट्रीज को फिर बनाएं। उसके बाद आपने जिस तरह से एंट्रीज को लेजर में पुट किया तो उसी तरीके से आपने एंट्रीज को कैश बुक में पुट करना है। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे विदाउट मेकिंग एंट्रीज तो आप क्वेश्चन में बहुत सारी गलतियां कर देंगे, क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। तो प्रॉपर मेथड को फॉलो करें ताकि कोई भी इनकन्वीनियंस आपको ना सामने आए, ना देखने को मिले। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ए रहीम इन अ डबल कॉलम कैश बुक, यानी कि कैश एंड बैंक कॉलम प्रिपेयर करना है। एंड बैलेंस द सेम ऑन 30th अप्रैल 2010, और बैलेंस आपने फाइंड आउट करना है 30 अप्रैल 2010 को। सबसे पहले आपके पास कैश इन हैंड रुपीज 80,000 है। 80,000 हमने जो है वो कैश इन हैंड। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस 2,70,000। तो ये बेसिकली हमारे पास बैलेंसेस हैं। ये हमारे पास कोई एंट्रीज नहीं होगी, बैलेंसेस की इंफॉर्मेशन की कोई एंट्री पास नहीं होती। तो आपने कैश बुक की डेबिट साइड पे ये कैश लिख देना 80,000 का। और ओवरड्राफ्ट बेसिकली क्रेडिट बैलेंस होता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपने बैंक से पैसे निकलवाए हुए, तो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकलवाए हुए लोन की जरूरत में। तो वो आपका एक लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होगा। इसको हम क्रेडिट साइड बैंक की कॉलम में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 2,70,000। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, रिसीव टू चेक्स फॉर कैश सेल्स। आपने कैश सेल्स के एवज दो चेक्स रिसीव किए। ठीक है, एक एक्स से रिसीव किया और एक वाई से किया। एंट्री आप क्या पास करेंगे? आप यहाँ पे एंट्री पास करेंगे कैश टू सेल्स। ठीक है जी। और इधर भी कैश टू सेल एंट्री होगी, इधर 1,20,000 से, इधर 1,60,000 से। यहाँ पे कंफ्यूजन है कि हम कहते हैं एक्स से हम रिसीव करें तो हम बाज तो कैश टू एक्स वगैरह कर देते हैं, कैश टू वाई कर देते हैं। ऐसा नहीं है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे कैश सेल्स की है। ठीक है। तो कैश सेल्स को आपने ज़हन में रखना है। कैश सेल की एंट्री सिंपल कैश सेल होती है, कैश टू सेल होती है। तो यहाँ पे हम नेम नहीं आएगा। ठीक है। नेम उस वक्त आता है एंट्री के अंदर जब आप क्रेडिट जो है वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, क्रेडिट पे आपने सेल की हो तो देन नाम लिखे आते हैं। तो यहाँ पे तो है ही कैश सेल, तो दोनों की एंट्री कैश टू सेल होगी। अब बेसिकली आपने चेक रिसीव किया है, लेकिन चेक के बारे में ये होता है कि अगर आप सेम डेट में उसको बैंक में जमा करवा दें तो आप उसको फिर बैंक ट्रीट करते हैं, अदरवाइज आप उसको कैश ही ट्रीट करते हैं। जब तक आप चेक को बैंक में जमा नहीं करवाएंगे वो चेक आपके लिए कैश का ही स्टेटस रखेगा। ठीक है, आप उसको किसी और बंदे को भी दे सकते हैं। तो दो चेक आपने रिसीव किए हैं, तो एंट्री क्या होगी? कैश टू सेल 1,20,000 से और कैश टू सेल 1,60,000 से। ठीक है। नीचे नरेशन जो है वो आप लिख सकते हैं कि रिसीव चेक फ्रॉम एक्स, रिसीव चेक फ्रॉम वाई। नरेशन में आप ये बात लिख सकते हैं। उसके बाद अप्रैल 5 में क्या, एंडोर्स द फर्स्ट चेक टू परचेज फर्नीचर फ्रॉम ए। आपने पहले चेक का यानी कि 1,20,000 वाला जो चेक था उसका इस्तेमाल आपने फर्नीचर को खरीदने में किया। फर्नीचर आपने किससे खरीदा है? मिस्टर ए से खरीदा है। ठीक है। तो आप जो है मिस्टर ए से जब आप फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर बेसिकली एसेट है, तो फर्नीचर को आप क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है जी। और चेक का इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये उधार ट्रांजैक्शन नहीं है आपकी। ठीक है। उधार ट्रांजैक्शन होती तो हम फर्नीचर टू ए कर लेते, लेकिन यहाँ पे हमने वो जो चेक था 1,20,000 वाला वो चेक उसको दे दिया। इसका मतलब ये उधार ट्रांजैक्शन नहीं, हमने पेमेंट मौके पे ही कर दी है। तो यहाँ पे क्या एंट्री पास करेंगे? फर्नीचर टू कैश एंट्री पास करेंगे, यानी कि वही कैश जो आपने पिछली एंट्री में डेबिट किया था वही कैश जो है इस एंट्री में क्या हो जाएगा? 1,20,000 वाला क्रेडिट हो जाएगा। फर्नीचर टू कैश एंट्री हो जाएगी 1,20,000 से। एंड से बड़ा अभी दूसरी ट्रांजेक्शन आ गई है, द सेकंड चेक। बी दूसरे चेक के साथ क्या किया? चेक टू बी, दूसरा चेक आपने इंडोर्स कर दिया बी को टू सेटल हिज अकाउंट। अब बी को आपने क्यों सेटल, बी का अकाउंट आपने सेटल किया, इसका मतलब क्या है कि आपने बी के कोई पैसे देने थे माजी में, लिहाजा अब आपके पास पैसे आए हैं तो आप बी को पैसे दे के अपने मामलात सेटल करना चाहते हैं बी के साथ। ठीक है जी। तो मिस्टर बी जो है, सेकंड चेक टू बी, आप क्या करेंगे? यहाँ पे बी को डेबिट कर लेंगे और आप कैश को क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है। देखिए ना, जब हम किसी बंदे को पैसे दे रहे हैं तो उसको जब हम पैसे दे देते हैं तो उसको उसकी जो लायबिलिटी है वो कम हो जाती है। इस तरह जब हम बी को पैसे दे देंगे तो बी को पैसे देने की लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं, बी को हम डेबिट कर लेंगे
कैश जो हमने इस एंट्री में डेबिट किया था 1,60,000 वाला, वही कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो बी टू कैश एंट्री हो जाएगी 1,60,000 से। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अप्रैल 10 है। सोल्ड गुड्स टू एम फॉर कैश ₹2 लाख। आपने एम को जो है कैश पे चीजें बेची हैं। ठीक है, तो कैश पे जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे ना, फिर आप जो है वो नाम नहीं लिखते किसी बंदे का। ठीक है, नाम उसी वक्त आता है जब कोई उधार क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रही हो। ठीक है, कहता आपने कैश सेल की है एम को 2 लाख की एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू द बैंक, और आपने यही जो है बैंक में डिपॉजिट भी करवा दिया। जो बैंक में डिपॉजिट करवाया, देखें अब आपने यहाँ से जो है जो कैश रिसीव किया वही कैश आपने अपने पास नहीं रखा, बैंक में जमा करवा दे। तो बजाय से कि हम यहाँ पे कैश टू सेल एंट्री करें, ये ज़्यादा सूटेबल है कि हम बैंक टू सेल एंट्री करें, क्योंकि हमने उसी डेट में वही कैश बैंक में जमा करवा दिया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। अब उस कैश का स्टेटस कैश वाला नहीं है, उसका स्टेटस बैंक अकाउंट वाला हो गया। ठीक है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और हम यहाँ पे सेल्स को क्रेडिट करेंगे, तो बैंक टू सेल एंट्री होगी 2 लाख से। अच्छा, उसके बाद अप्रैल 12 है आपके पास, द चेक एंडोर्स टू बी रिटर्न डिसऑनर्ड। ठीक है, जो आपने बी को एंडोर्स किया ना चेक, ठीक है, वो डिसऑनर हो गया। अब बी को हमने कहाँ एंडोर्स किया था, आप देखिए अप्रैल 5 वाली एंट्री में चले जाएं। अभी मैंने आपको एंट्री क्या बताई थी कि हमने यहाँ पे एंट्री क्या की है, बी टू कैश एंट्री की थी 1,60,000 से। ठीक है, बी को डेबिट कर लिया था, उसकी लायबिलिटी कम कर ली थी, और कैश को क्रेडिट कर लिया था 1,60,000 से। अब यही जो चेक 1,60,000 वाला हमने बी को दिया था ना, ये डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब क्या, बी जब बैंक में पैसे लेने गया तो उसको पैसे नहीं मिले। ठीक है, अब बी ने तो वापस हमारे पास कहना कि भाई जो आपने चेक दिया था उसके अगेंस्ट हमें पैसे नहीं मिले। तो डिसऑनर से मुराद अब क्या होगा कि हमें दोबारा से बी की लायबिलिटी बनानी पड़ेगी। जो लायबिलिटी हमने अप्रैल 5 में कम कर ली थी डेबिट करके, अब वही लायबिलिटी दोबारा से हमें बनानी पड़ेगी, बी को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक होगी बात, बी को क्रेडिट करना पड़ेगा। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है वो जिस बंदे से हमें ये चेक मिला था, किस बंदे से हमें चेक मिला था, वाई से चेक मिला था। ठीक है, तो वाई को हमने अपने पास डेबिट कर लिया। बात फॉलो की है आपने, क्योंकि ये चेक हमें किससे मिला था, वाई से मिला था। ठीक है, तो वाई वाला चेक डिसऑनर हो गया, वाई वाला चेक उठा के हमने बी को दे दिया था। ठीक है, तो बी ने जब वो बैंक में प्रेजेंट किया, बी को पैसे नहीं मिले। ठीक है, तो हम दो काम करेंगे, बी की लायबिलिटी बनाएंगे, बी को क्रेडिट कर लेंगे, और वाई को अपना एसेट बना लेंगे, वाई को डेबिट कर लेंगे, क्योंकि वाई ने जो हमें चेक दिया वो काम का चेक नहीं था, वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो हम वाई से दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि वाई को हम डेबिट कर लेंगे 1,60,000 से, और बी को हम क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, 1,60,000 से। ठीक है, तो वाई टू बी एंट्री हो जाएगी 1,60,000 से। ठीक है, और ये एंट्री इसमें ना तो कैश का जिक्र आ रहा है, ना बैंक का जिक्र आ रहा है, ना डिस्काउंट का आ रहा है, इसलिए इस एंट्री को हम कैश बुक में नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अप्रैल 16 की आपकी एंट्री है, परचेज स्टेशनरी फॉर सर रुपीज आपकी टेन आवाज नहीं थाउजेंड आ रही। बाय चेक। अभी आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही क्लियर आपको मेरी? आ रही है सर। हाँ, अब आ रही है सर। अच्छा, यहाँ तक कोई इशू किसी को? नो सर, कोई इशू नहीं। साथ साथ इसको लिखते जाएं ताकि आप मैच भी कर सकें बाद में। अप्रैल 16 है, परचेज स्टेशनरी फॉर ₹10,000 बाय चेक। आपने ऑफिस के लिए कुछ स्टेशनरी परचेज की और चेक के थ्रू की, यानी कि आप अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कैश का इस्तेमाल नहीं किया, बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया चेक देके। तो एंट्री कैसे पास करेंगे, स्टेशनरी को डेबिट कर ले। ठीक है, सर और जी हम दोबारा शुरू से आप एंट्रीज करवा देंगे, वो लाइट चली गई थी एक्चुअली। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आप इसको देख सकते हैं बाद में। ठीक है, चलें ठीक है परचेज सर। स्टेशनरी हम यहाँ पे अप्रैल 16 पे हैं। ठीक है, तो स्टेशनरी जो है उसको हम डेबिट करेंगे, और चेक के लिए हम जो है वो बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, बैंक को हम क्रेडिट कर लेंगे। स्टेशनरी डेबिट हो जाएगी और बैंक क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। क्लियर होगी बात? अच्छा, उसके बाद जो है अप्रैल 18 है, उसमें रिसीव फ्रॉम पी ₹1,60,000 ऑन अकाउंट। आपने रिसीव किया है
पी से 1,60,000 ऑन अकाउंट आपने रिसीव किए हैं, ठीक है। तो पी से जब आप रिसीव करते हैं, ठीक है, 1,60,000, तो उसकी एंट्री किस तरह से पास करेंगे आप? देखें, पी आपका कोई डेटर था, आपने उससे पैसे लेने थे, तो पी से आप पैसे ले लिए, तो पी को आप क्रेडिट कर दें, ठीक है, और बैंक अकाउंट को आप जो है वो डेबिट कर देंगे। बैंक टू पी आप यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। उसके बाद अप्रैल 22 है, क्यू कस्टमर, क्यू आपका एक कस्टमर है, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ₹70,000, उसने आपके अकाउंट में 70,000 डिपॉजिट करवा दिया। एक कस्टमर ने आपके अकाउंट में 70,000 रुपये जमा करवा दिए, इसकी आप एंट्री कैसे करेंगे? देखें, जब कस्टमर आपके अकाउंट में 70,000 रुपये जमा करवाएगा बैंक अकाउंट में, तो बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो बैंक आपका एसेट है। एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो सबक क्या पड़ा हुआ उसको हम डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर लेंगे 70,000 से, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि क्यों जो कस्टमर बेसिकली आपका डेटर होता है ना, अब उसने पैसे दे दिए हैं, तो अब वो वाला एसेट हम डिक्रीज कर लेंगे, क्यू को हम क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है, एसेट डिक्रीज कर लेंगे, तो बैंक डेबिट हो जाएगा और क्यू जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 70,000 से। नेक्स्ट हमारा अप्रैल 25 है, बॉट फर्नीचर फॉर कैश ₹1,20,000, आपने फर्नीचर खरीदा है कैश पे 1,20,000 का, तो सिंपल एंट्री करेंगे, फर्नीचर टू कैश एंट्री करेंगे। उसके बाद बैंक डेबिटेड 3,000 फॉर इंसिडेंटल चार्जेस, कोई चार्जेस हुए बैंक ने कटौती की है, ठीक है, तो एक्सपेंस है, इंसिडेंटल चार्जेस को डेबिट करें, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, और बैंक को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 3,000 से। बैंक ने हमारे अकाउंट से काट लिए, डिडक्ट कर लिए, तो हम बैंक अकाउंट को, बैंक बैलेंस हम कम करेंगे, इंसिडेंटल चार्जेस डेबिट करेंगे और बैंक क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद ये सारी की सारी एंट्रीज आपने लिख लेनी अपने पास, और इसी तरह से आपने पुट करना है इन सब एंट्रीज को कैश बुक में। कैश बुक में पुट करने के बाद जो लास्ट एंट्री आपकी है ना, अप्रैल 30, दिस इज वेरी टेक्निकल ट्रांजेक्शन। उसने ये कहा आपसे कि डिपॉजिटेड ऑल कैश ओवर ₹40,000 इनटू द बैंक। अब ये क्या कह रहा है? जब आप अप्रैल 30 यानी कि ये इंसिडेंटल चार्जेस वाली एंट्री कर चुके हो, उसके बाद आपने इसको फोकस नहीं करना अभी, आप ये सारी की सारी एंट्रीज पुट करें, और पुट करने के बाद बैलेंस निकालें। यानी कि आप यूं समझेंगे जैसे सवाल खत्म हो गया, आप बैलेंस निकालें पूरा, ठीक है। कोई रफ बैलेंस निकालें कैश का, कैश का आपके पास एक रफ बैलेंस आ जाएगा। मिसाल के तौर पर आपका कैश का डेबिट बैलेंस आ गया है 70,000 रुपये, मिसाल के तौर पर, ठीक है। अब वो कहता है जी कि डिपॉजिटेड ऑल कैश ओवर ₹40,000 इनटू द बैंक। अब जो इस ट्रांजेक्शन तक आपने जो बैलेंस निकाला था ना, उसमें से 40,000 रहने दे, बाकी सारा का सारा बैंक में जमा करवा दे, ये बात वो कह रहा है। इस बात की समझ आई है? यानी कि इस इंसिडेंटल चार्जेस वाली एंट्री तक जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सारी की सारी कैश बुक में लिखें, और एक रफ बैलेंस निकालें कैश का, ठीक है। रफ बैलेंस जो भी निकलेगा कैश का, उसमें से 40,000 छोड़ के बाकी जितना भी होगा, मिसाल के तौर पर अगर रफ बैलेंस आपका निकलता है 70,000, तो 70,000 में से 40,000 रहने, बकिया जो ऊपर का 30,000 है, वो 30,000 आप बैंक में जमा करवाएंगे। उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? बैंक टू कैश करके एक कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे दोनों साइड पे, बैंक की डेबिट साइड पे और कैश की क्रेडिट साइड पे, वो 30,000 से एंट्री पास करेंगे, यानी कि बैंक टू कैश उसकी एंट्री होगी, ठीक है। फिर वो आप कैश में पुट करें, उसके बाद आपके पास बैलेंस जो उसका 40,000 ही आएगा। देखें, 40,000 ही बच गया और 40,000 ही उसका कैश का बैलेंस है। उसने ये कहना कि 40,000 रहने दे, बाकी सारा का सारा आप बैंक में जमा करवा दें, तो रिमेनिंग बैलेंस 40,000 ही है ना आपका। ठीक होगी बात? तो ये था आपका एक टेक्निकल पॉइंट था इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको बता दिया। मुझे बताएं, इस पॉइंट की समझ आ गई है आपको? सर कैश बुक में हम अब ये सिर्फ कैश वाले कॉलम में अकेला ये 40,000 लास्ट पे जो बैलेंस है वो पुट करेंगे हम सिर्फ। ये बनेगा यही एंड पे, क्योंकि ये जो सेकंड लास्ट वाली एंट्री ना, इंसिडेंटल चार्जेस, इस एंट्री तक आपने बैलेंस निकालना है, कितना जितना भी आ जाता है। मिसाल के तौर पर 70,000 आ जाता है, लाख आ जाता है, जो भी आ जाता है। अब उसमें से अच्छा 40,000 छोड़ के बाकी ऊपर का जितना भी है वो सारा का सारा आपने बैंक में जमा करवाना है। वो ये कहता है डिपॉजिटेड ऑल कैश ओवर ₹40,000, 40,000 के ऊपर जितना भी कैश है वो सारा का सारा बैंक में जमा करवाएं,
अब बैंक में जमा करवाने की एंट्री क्या होती है? बैंक टू कैश, बैंक डेबिट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप 30,000 रुपये बैंक में जमा करवा रहे हो, ऊपर 30,000 रुपये बनता है 40 से ऊपर, तो बैंक टू कैश 30,000 से एक एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और उस एंट्री को आपने कैश में पुट करना है। दोबारा जब आप टोटल करेंगे आपके जो बैलेंस निकलेगा ना कैश का, वो 40,000 निकलेगा, क्योंकि आपने 40,000 ही छोड़ा था। यहाँ तक बात समझ आई फिर? यस सर। कोई इशू इस क्वेश्चन के अंदर? नो सर, कोई इशू नहीं। सर ये बैंक बैलेंस 43,000 कैसे आ रहा है? बैंक बैलेंस पे जो हमने एंट्रीज पास की उसके अकॉर्डिंग ही 43,000 बनेगा। मैंने आपको सारी की सारी एंट्रीज बता दी हैं। इसके अकॉर्डिंग आप कैश बुक प्रिपेयर करें, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई मसला दरपेश आ रहा है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नहीं आएगा। जी सर। एंट्रीज नोट डाउन आपने की होगी, इनके अकॉर्डिंग दोबारा से कैश बुक बनाएं, ठीक है। और फिर आप मुझे चेक करवाएंगे। जी सर। ओके, थैंक यू।